आज किसानों के आंदोलन का 34वां दिन है और कल दोपहर 2 बजे किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होगी और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा और किसान अपना आंदोलन बहुत जल्द वापस लेने पर विचार करेंगे। लेकिन इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं क्योंकि हमारे ही देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि यह आंदोलन कभी समाप्त ना हो बल्कि यह बढ़ता चला जाए। और ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल आंदोलनकारी किसान इसी ताकत के वश में हैं और इसी के बहकावे में काम कर रहे हैं। और ये जो अदृश्य ताकतें हैं ये हम आपको चाहते हैं कि आप इन्हें देख पाएं। इनमें खालिस्तानी है, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनमें अरबल नक्सल है और इसमें वामपंथी शामिल हैं। लेकिन मोटे तौर पर इन ताकतों का वैचारिक रिमोट कंट्रोल इस समय वामपंथियों के हाथ में है। और 1962 के युद्ध में चीन का साथ देने वाले कुछ वामपंथी आज भी भारत को चीन से आगे निकलते हुए देखना नहीं चाहते। भारत और चीन के बीच जब भी युद्ध की स्थिति होगी ये लोग चीन का ही साथ देंगे, भारत का नहीं। भारत समेत पूरी दुनिया अब धीरे धीरे कोरोना वायरस जैसी महामारी से उबरने लगी है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं क्योंकि इस महामारी की वजह से चीन की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई है और अब पूरी दुनिया भारत को चीन के विकल्प के तौर पर भी देख रही है। लेकिन यह बात भारत के कुछ वामपंथियों को बर्दाश्त नहीं है और ये वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानियों और अर्बन नक्सलियों का सहारा लेकर भारत की तरक्की के रास्ते में आंदोलन की ये दीवार खड़ी करना चाहते हैं। भारत ने चीन के सारे ऐप्स को बैन कर दिया। भारत ने चीन को लद्दाख में मुंह तोड़ जवाब दिया और हर फ्रंट पर चीन को जवाब दे रहा है। लेकिन भारत में ही रहने वाले कुछ लोग अब भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नए नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जब शाहीन बाग का प्रदर्शन चल रहा था, तब उसमें भी एक खास धर्म के लोगों को जोड़ दिया गया था और उस धर्म के लोगों को यह कहकर डराया गया था कि उनकी नागरिकता बस अब जाने ही वाली है, उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा या फिर कंसंट्रेशन कैंप्स में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, यह कहकर डराया गया था। और इस आंदोलन में भी एक खास धर्म और एक खास क्षेत्र के लोगों को यही कहकर डराया जा रहा है कि अब उनकी जमीनें जाने वाली हैं, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। यह वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग आज से नहीं बल्कि देश की आजादी के बाद से ही लगातार करते आ रहे हैं। और अब इसी डर के सहारे चीन को फायदा पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों और तथ्यों पर आज ध्यान देना चाहिए। किसानों के आंदोलन की वजह से अब तक सिर्फ अकेले पंजाब को ही 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक और अनुमान के मुताबिक इस आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को हर दिन औसतन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी 34 दिनों में इन राज्यों को 1,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पंजाब में तो इस आंदोलन के दौरान कई टेलीकॉम कंपनियों के टावर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है, यानी लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 1500 टावर्स की बिजली काट दी है और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। भारत में वाहनों का प्रोडक्शन भी इस आंदोलन की वजह से प्रभावित हो रहा है और चीन अभी इस मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है जबकि भारत चौथे नंबर पर है। और ये ताकतें चाहती हैं कि भारत या तो चौथे नंबर पर ही रहे या फिर और नीचे गिर जाए। दुनिया की बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत में गाड़ियों का निर्माण करना चाहती हैं और चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। लेकिन इस आंदोलन की वजह से इस क्षेत्र को भी काफी नुकसान हो रहा है। एक ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती कि भारत में विदेशी कंपनी कोई भी आकर यहां निवेश करे और चीन से जो की वजह से जो फायदा भारत को मिलने वाला था वो ना मिले। आपको याद होगा मोबाइल फोन के निर्माण के मामले में भी भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन इस आंदोलन की वजह से इसमें भी बाधा अब पड़ सकती है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही एप्पल फोन बनाने वाली एक फैक्ट्री में इसी तरह तोड़फोड़ की गई थी और उसे पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था कि भारत में चेन्नई में एक प्लांट है जहां एप्पल के फोन बनते हैं, एप्पल कंपनी के, और उसमें तोड़फोड़ की गई और एक छवि ऐसी बनाने की कोशिश की गई विदेशी कंपनियों को यह बताने के लिए कि भारत में अब निवेश मत कीजिए, भारत में सही माहौल नहीं है निवेश के लिए और उद्योग के लिए।
भारत के छोटे और बड़े व्यापारियों को इस आंदोलन की वजह से पिछले कुछ दिनों में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और आप याद रखिएगा, यह सारा नुकसान करने के बाद यही लोग कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद यह कहने लगेंगे कि भारत की आर्थिक दृष्टि से भारत जिस तरीके से जो ग्रोथ रेट है वो लगातार नीचे जा रही है। भारत की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। ये वो लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी माइनस में जा रही है। देखिए, सरकार ने आर्थिक रूप से भारत को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जबकि ये जो बर्बादी हो रही है इकोनॉमी की, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही। किसी देश में जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ता है और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां निवेश करने से बचती हैं। जाहिर है, अगर भारत की छवि को चोट पहुंचेगी तो इससे भी सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही पहुंचेगा। भारत के जो वामपंथी चीन को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं, वो शायद ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए ये वामपंथी एक बार फिर उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो इन्होंने वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान अपनाया था। और चीन भी जानता है कि ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है और चीन के लिए भारत से युद्ध जीतना अब उतना आसान नहीं होगा, युद्ध लड़ना उतना आसान नहीं होगा जितना 62 में था। चीन लद्दाख और डोकलाम में ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए चीन अब नए तरीके आजमा रहा है और उसने भारत में बैठे अपने एजेंट्स यानी वामपंथियों का रिमोट कंट्रोल अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है और वो इनके सहारे बिना युद्ध लड़े ही भारत को कमजोर कर रहा है। इसलिए इस बात को आप याद रखिए, अब चीन को गलवान में लड़ने की जरूरत नहीं है, चीन को सीमाओं पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिना लड़े ही चीन इस तरीके से भारत को कमजोर कर सकता है और इस पूरी लड़ाई में भारत के ही कुछ लोग चीन का साथ दे रहे हैं और भारत के ज्यादातर लोगों को यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। हम जानते हैं आज हमारी बहुत ट्रोलिंग होगी, हम ये भी जानते हैं कि जो आंदोलनकारी किसान हैं अब हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। सब जगह यह कहा जाएगा कि जी न्यूज की जो भूमिका है उस पर सवाल उठाए जाएंगे, हमारे रिपोर्टर्स को वहां परेशान किया जाएगा, जैसे शाहीन बाग में घुसने नहीं दिया था वैसे ही सिंगू बॉर्डर पर भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सच बोलना छोड़ दें। इसलिए सच तो देश को सुनना ही पड़ेगा और सच यही है। वर्ष 1959 में जब भारत की तत्कालीन सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि लद्दाख के आसपास चीन भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, तो चीन का विरोध करने के बजाय हमारे देश के वामपंथियों ने चुप्पी साध ली थी। यहां तक कि उस दौरान वामपंथी पार्टियों ने कुछ ऐसे बयान भी दिए जो चीन के हित में थे लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए खतरा थे। यहां तक कि 60 वर्ष पहले जब चीन की सेना ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया था, तब भी भारत के वामपंथियों ने चीन का ही साथ दिया था और कहा था कि चीन तिब्बत के लोगों को अंधकार से बाहर निकालने का काम कर रहा है। यहां तक भी ठीक था, लेकिन जब 1962 में चीन ने भारत पर ही आक्रमण कर दिया, तब भी हमारे देश के कई वामपंथी नेताओं ने भारत की जगह चीन का साथ दिया। यहां तक कि जो वामपंथी भारत के सैनिकों के लिए खून देना चाहते थे या पैसों से भारतीय सेना की मदद करना चाहते थे, उन्हें भी ऐसा करने से रोक दिया गया था। जब कुछ बड़े वामपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया तो पार्टी में उनका पद घटाकर उन्हें सजा दी गई। यहां तक कि उस समय कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में रैलियां तक कर रहे थे। 62 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के नेताओं को तब जेल में डालना पड़ा था और इसी बीच सीपीआई टूट गई और फिर सीपीआईएम का गठन हुआ। वामपंथी भारत की जगह चीन का साथ तब दे रहे थे जब वो भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे। ऐसा लगता है आज भी कई वामपंथी चीन को फायदा पहुंचाने के लिए 62 के इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ ताजा सीमा विवाद अब पूरी तरह से सुलझा नहीं अभी भी, और दोनों देशों की सेनाओं ने भीषण ठंड के बावजूद सीमा पर ही डेरा डाला हुआ है। ऐसे में भारत के सैनिकों को लगातार रसद पहुंचना बहुत जरूरी है। लद्दाख में तैनात सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए इसी पंजाब के रास्ते से गुजरना होता है, लेकिन आंदोलन के नाम पर तमाम रास्तों को बंद किया जा चुका है। यहां तक कि ट्रेनों को भी यहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा और इसी वजह से लद्दाख में जो हमारे सैनिक इतनी ठंड में इस समय भी तैनात हैं, उन तक उनकी रसद पहुंच नहीं रही।
इस बात का जिक्र कुछ दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम अपनी एक चिट्ठी में भी किया था। अब देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर चीन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों के पास खाने पीने का सामान और रसद नहीं पहुंचेगी, कपड़े नहीं पहुंचेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? इस सवाल का जवाब भी वही है कि चीन को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, और ये कौन से किसान हैं जो अपने जवानों तक रसद नहीं पहुंचने देना चाहते? ये कौन से किसान हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे सैनिकों तक हथियार ना पहुंचे, उन तक रसद ना पहुंचे, उन तक गर्म कपड़े ना पहुंचे? ये किसान हो ही नहीं सकते। वामपंथी कैसे अपने फायदे के लिए इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, इसका जिक्र कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। आप पहले उनका यह बयान सुनिए और फिर आज हम आपके सामने ये साबित करेंगे कि कैसे यह आंदोलन अब वामपंथियों के हाथ में जा चुका है। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवेज बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई, किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। कहा जाता है कि 62 के युद्ध के दौरान अगर चीन और रशिया के रिश्ते अच्छे होते तो शायद अपने देश का साथ देने वाले वामपंथियों की संख्या ना के बराबर होती। उस दौरान चीन और रशिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उस समय भारत के कई वामपंथी चीन की राजधानी बीजिंग से आदेश आने का इंतजार करते थे, जबकि बाकी के वामपंथी रशिया की राजधानी मॉस्को की तरफ देखते थे। यानी वामपंथी भी बटे हुए थे बीजिंग और मॉस्को के बीच। लेकिन वामपंथियों के दोनों ही धड़ों में से राष्ट्र की परवाह किसी को नहीं थी। चीन के इशारे पर अपनी नीति तय करने का काम वामपंथी आज भी करते हैं। और इसी साल जब गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई तो सीपीएम पॉलिट ब्यूरो ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने क्या कहा था, देखिए। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन इस बयान में उन्होंने कहीं भी चीन का नाम नहीं लिया। इसी तरह 2017 में जब भारत का चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी सीपीआईएम ने एक बयान जारी किया था और यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, और लिखा कि स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि भारत तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहा है। यानी चीन का विरोध करने की बजाय हमारे वामपंथी उस समय भारत सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा रहे थे। आज हमने वामपंथियों के इतिहास को करीब से जानने वाले कुछ विशेषज्ञों से बात की। आज पूरे देश को इनकी बातें सुननी चाहिए ताकि देश के साथ साथ आंदोलन कर रहे किसानों को भी ये बात समझ में आ जाए कि उनके नाम पर वामपंथी कैसे अब सीधे चीन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब इतिहास की बात करते हैं तो ये तो साफ जाहिर है कि जब 1962 की जो लड़ाई हुई थी तो वामपंथी जो दल थे वो उन्होंने फिर चीन का ही साथ दिया था। वो चीन के साथ थे उस समय पर। आज भी कई लोग हैं वामपंथी दल से, वो कहते हैं कि चीन का जो चेयरमैन है वो हमारा भी चेयरमैन है। माओ के ज़माने में ये बातें सुनाई जा रही थी और अभी भी ये बातें अभी तक भी चलती जा रही हैं। तो ये जो रिश्ता जो चीन का और हमारे कम्युनिस्ट का है, ये एक तरफ से वो दिखाता है कि कम्युनिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में अगर मिल जाएं और एक ही जुट रहेंगे तो वो नेशनल सेंटिमेंट है वो उससे फिर ऊपर बढ़ जाता है। देखिए, अब जिस तरीके से इंडिया चाइना का फेस ऑफ हुआ लद्दाख के ऊपर, और इंडिया ने जिस तरीके से चाइना को काउंटर किया, चाइना उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि ये एटीट्यूड जो था, ये भी स्टेप लिया था, ये इंडिया ने अपने कहने पे लिया, किसी की सपोर्ट के बगैर लिया।
इसलिए चाइना चाहता है कि इंडिया को जितना भी नुकसान पहुंचाना चाहे उसके साथ उसको पाकिस्तान मिला है, तीसरा कंट्री मिली है उसको साथ टर्की। और चाहे किसान आंदोलन हो चाहे बाकी भी कोई आंदोलन चलते हैं उसमें चाइना की पूरी फाइनेंसेस रहती हैं, इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसमें पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट है। और इनके साथ साथ जो आज कम्युनिस्ट जो बैठे हैं वो यहाँ सपोर्ट करते हैं। कोशिश चाइना शुरू से कम्युनिस्टों की कोशिश रही है कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहें। और ये चाहे सीपीएम पार्टी है, मैं जरूर ये कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में सीपीएम पार्टी के जाने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि वहाँ से ये बाहर निकल गए, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, इंडिया को कोशिश करेंगे किसी तरह किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना। आपको याद होगा डोकलाम और फिर गलवान विवाद के बाद वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी यही दावा किया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए कि अगर यह भारत की सेना का अपमान नहीं है तो और क्या है। यानी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने हमेशा इस तरह की भूमिका निभाई, आग लगाने वाली जो भूमिका होती है। और राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश यह रही कि किसी तरीके से भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाए और फिर उस युद्ध में जो नुकसान भारत का होगा उस नुकसान को हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतनी मंशा थी। वर्ष 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका उद्देश्य दोनों पार्टियों के संबंधों को मजबूत करना था। बीजिंग में हुए समझौते पर खुद राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। तस्वीर आप देख लीजिए। गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से चंदा लेने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। ये तथ्य हमने आज आपके सामने इसलिए रखे ताकि देश के आम लोग ही नहीं बल्कि आंदोलन कर रहे किसान भी ये समझ सकें कि उनके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। भारत में आंदोलनों का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो भारत में जिन पार्टियों का जन्म आंदोलन से हुआ उनके नेता सत्ता के लालच में आंदोलनों को डिजाइनर बनाने पर तुल गए और आंदोलन अपने असली उद्देश्यों से भटकने लगे। यानी आंदोलन का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए किया जाता है, आंदोलन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में कोई भी नेता आंदोलन से ही निकलता है। हर बड़े आंदोलन में उद्देश्य कोई पूरा नहीं हुआ आज तक, लेकिन उस आंदोलन से एक ना एक नेता और एक ना एक पार्टी जरूर उभर कर आ जाती है। फिर वो पार्टी और वो नेता चुनाव लड़ते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं और उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। आंदोलन वहीं छूट जाता है। आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अचानक नए कृषि कानूनों और सरकार के प्रति पैदा हुए असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी योजना है। जो किसान खेतों में सिर्फ फसल नहीं बल्कि अपना दिल उगाते हैं, उनके साथ आज कुछ बहुत बड़ी ताकतें बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं। और यही हम आपको आज बताना चाहते हैं, इन किसानों को भी बताना चाहते हैं और देश को भी इसके बारे में बताना चाहते हैं। हमारी टीम, जी न्यूज की टीम पिछले कई दिनों से सिंघू बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन हम लगातार सच कह रहे हैं। और इस दौरान हमने ये देखा कि किसान हमारा लगातार विरोध करने लगे। हमें यह पता चला कि किसानों को लगातार यह कहकर भड़काया जा रहा है कि तीनों नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के खिलाफ हैं। फिर किसानों को यह बताया जा रहा है कि जी न्यूज आपके खिलाफ है। किसानों को यह कहा जा रहा है कि जी न्यूज आपके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, किसानों के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। और वहां एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसमें किसानों ने कहा कि आप किसानों की आलोचना कैसे कर सकते हैं। और फिर जी न्यूज के रिपोर्टर्स की एंट्री वहां बंद हो गई। ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग में हमारा प्रवेश रोक दिया गया था, ऐसे ही अब सिंघू बॉर्डर पर भी जी न्यूज के रिपोर्टर्स का प्रवेश रोक दिया गया है, क्योंकि हम सच कहने की हिम्मत रखते हैं। और इस समय जो आंदोलनकारी वहां पर हैं वो सिर्फ उसी मीडिया को पसंद करते हैं जो उनके पक्ष की बात करता है, जो उनकी तस्वीरें छापता है, जो उनके स्लोगन्स को छापता है। और शाहीन बाग में भी यही हुआ था। वहां पर उसी न्यूज चैनल की एंट्री होती थी जो उनके पक्ष की बात करता था। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिंघू बॉर्डर पर इस आंदोलन के लिए कुछ खास ही तैयारी की गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग लगातार मौजूद रहते हैं। सोचिए, अब आप इस आंदोलन के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। यह आंदोलन कहने को तो किसानों का है, लेकिन इस समय वहां
बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग बैठे हैं किसानों के साथ जो अपना अपना YouTube चैनल चलाते हैं और वहां से अक्सर YouTube पर लाइव ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। ये लोग मीडिया को लोगों के बीच जाकर इस बात की जांच करते हैं कि कौन इनके पक्ष की खबरें चला रहा है और कौन इनके विरोध की खबरें चला रहा है। और अगर इन्हें पता चलता है कि कोई रिपोर्टर या चैनल इनके खिलाफ खबर दे रहा है तो फिर बहुत ही सुनियोजित तरीके से उस चैनल और उस रिपोर्टर को निशाना बनाया जाता है, नारेबाजी होती है, पोस्टर्स मिनटों में तैयार कर दिए जाते हैं और फिर उस चैनल को वहां घुसने नहीं दिया जाता। धार्मिक और भावनात्मक रूप से किसानों को उकसाने के लिए कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, इसलिए ब्रेन वॉश बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और भावनाओं के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आपको इस सुनियोजित आंदोलन की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। जो किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं वो सबसे पहले वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आते हैं, फिर वहां इस ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दिया जाता है और जगह वहां पर घेर ली जाती है। फिर इन ट्रैक्टर्स को ही और ट्रॉली को ही एक टेम्परेरी मकान में तब्दील कर दिया जाता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। वहां पर हीटर भी लगे हैं, एयर कंडीशनर्स भी लगे हैं, वहां हर सुविधा है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहां पर की जाती है। यहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी आंदोलन में नहीं, शायद किसी मेले में आए हैं। मनोरंजन का पूरा इंतजाम है, किसानों की थकावट मिटाने के लिए मसाज का पूरा इंतजाम है, हर तरह का खाना आपको मिलेगा। अगर आप भारतीय खाना खाना चाहते हैं वो मिलेगा, इटालियन खाना चाहते हैं वो मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स की पूरी व्यवस्था है। यहाँ तक कि आज दिल्ली सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को फ्री वाईफाई भी उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है, यानी दिल्ली सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि 6 महीने तक आंदोलन करने की तैयारी करके आए इन किसानों के लिए इन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे होता है। आज आप इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ली गई तस्वीरों की झलक देखिए, फिर हम आपको बताएंगे आंदोलन और आयोजन, यानी ये आंदोलन है या ये एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये दोनों में से क्या है, ये आंदोलन है या ये मेला है। हम जानते हैं बात तो चुभेगी आज, लेकिन आज आप सबको यह तय करना है कि इसे आंदोलन कहा जाए या इवेंट मैनेजमेंट कहा जाए या फिर मेला कहा जाए। तो आंदोलन और आयोजन में यह अंतर होता है कि आंदोलन का एक उद्देश्य होता है और आंदोलन करने वाले इसी उद्देश्य के लिए लड़ते हैं, लेकिन आयोजन करने वालों का मकसद सिर्फ अपने एजेंडे का प्रचार और प्रसार करना होता है, सच में क्रांति लाना नहीं होता। इस पर शहीद भगत सिंह ने एक बार कहा था। शहीद भगत सिंह कहते थे, इनकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है, यानी क्रांति के केंद्र में विचार होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के जमाने की क्रांति के केंद्र में सिर्फ प्रचार ही बचा है। भगत सिंह की जो बात अभी हमने कही वो आज किसानों के आंदोलन का प्रचार करने के लिए शुरू किए गए एक अखबार ट्रॉली टाइम्स पर भी भगत सिंह की तस्वीर के साथ लिखी हुई है।
लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक क्रांतिकारी के शब्दों का इस्तेमाल करके, उसकी फोटो लगा के आंदोलन को आयोजन में बदलने से रोका जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले कहा था, कुछ लोग आंदोलन को एक इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। तो हमारे जो रिपोर्टर्स लगातार वहां पर रहे हैं और जो वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट बिना व्यापक प्लानिंग के हो ही नहीं सकता। इसके लिए बहुत जबरदस्त योजना की जरूरत है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े स्तर पर इसे प्लान कर रहा है। उनका यह कहना है कि वहां ना तो किसी को खाने पीने की कोई चिंता है, ना ही रहने की कोई चिंता है। सब सुख सुविधाएं वहां पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आसपास यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग लगातार वहां पर साथ साथ किसानों के नेताओं के घूमते रहते हैं और मीडिया के बीच जाकर ये पता करते रहते हैं वो लोग कि कौन सा मीडिया उनके पक्ष में खबर चला रहा है, कौन सा विरोध में चला रहा है। वो ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसी भावनात्मक तस्वीरें, जिनमें ऐसी तस्वीरें हों जो इमोशनल कर दें लोगों को, ऐसी तस्वीरें खींचें और फिर उन तस्वीरों को वायरल कर दिया जाए। फिर इसके बाद 90% से ज्यादा जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें असल में कृषि कानूनों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी जमीन कैसे छीन ली जाएगी, क्या आप बताएंगे, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे। वो ये कहेंगे कि बस हमें ये पता है कि हमारी जमीन छीन ली जाएगी, बस उन्हें ये समझा दिया गया है। और एक ऐसा माहौल वहां पर बना दिया गया है, उनके मन में एक ही चीज भर दी गई है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों को कंगाल बना देंगे, किसान सड़कों पर उतर आएंगे, और जब आप उन्हें इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो वो किसान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई वाद विवाद इस बारे में नहीं करना चाहते, कोई लॉजिक नहीं सुनना चाहते, और अगर आप जरूरत से ज्यादा उनसे बात करेंगे तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं और फिर वो ये चाहते हैं कि आप यहां से किसी भी तरीके से चले जाएं। जो असली किसान है वो इतनी बेफिक्री से यहां बैठ ही नहीं सकता, और इससे ये साफ पता चलता है कि किसी खास मकसद से इन किसानों को यहां भेजा गया है और इनसे कह दिया गया है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रुपए पैसे की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, खाने पीने की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब तो यहां तक कि इस आंदोलन से एक अखबार भी निकलने लगा और वो अखबार लगातार बांटा जाता है। वहां पर मॉल बना दिया गया है, उस मॉल में जरूरत की सारी चीजें आंदोलनकारियों को मुफ्त में दी जा रही हैं। अब आपको यह समझना चाहिए कि पंजाब के किसानों के आंदोलन में लेफ्ट पार्टियों की इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों है, और लेफ्ट पार्टियों ने यानी वामपंथियों ने
इसे इतनी बड़ी प्रयोगशाला कैसे बना लिया? इसके लिए आपको पंजाब में वामपंथियों के इतिहास को समझना होगा। भारत की आजादी की मांग के साथ 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पंजाब में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर मूवमेंट शुरू हुआ था। गदर पार्टी रशिया की बोल्शेविक क्रांति से बहुत प्रभावित थी। रशिया में हुई यह क्रांति वामपंथी विचारधारा पर ही आधारित थी और इसके अलावा पंजाब के शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी समाजवाद की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। लेकिन पंजाब में वामपंथ की जिस विचारधारा का मकसद देश को आजाद कराना था, उसका स्वरूप समय के साथ साथ सत्ता के लालच और चीन और रशिया जैसे वामपंथी देशों के दबाव में बिगड़ने लगा। भारत में वर्ष 1951 में जब पहले आम चुनाव हुए, तब पंजाब में लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 16% था। 1977 में पंजाब विधानसभा में 17 विधायक लेफ्ट पार्टियों के थे। एक समय में पंजाब में हरकिशन सिंह सुरजीत, विमला डांग और सतपाल डांग जैसे बड़े वामपंथी नेता बहुत प्रभावशाली थे। सतपाल डांग वर्ष 1966 में पंजाब में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री भी थे। एक जमाने में पंजाब के ग्रामीण इलाकों में वामपंथी पार्टियां बहुत मजबूत हुआ करती थी। यहां तक कि वामपंथियों के विरोध की वजह से पंजाब में कई फैक्ट्रियों को भी बंद करना पड़ा था। लेकिन इन बड़े नेताओं की मृत्यु के बाद धीरे धीरे पंजाब में वामपंथियों की पकड़ कमजोर होने लगी और पिछले 20 वर्षों में पंजाब से लेफ्ट पार्टीज की पॉलिटिक्स लगभग समाप्त हो गई। अकाली दल जैसी पार्टियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। अकाली दल ने धर्म को पंजाब में राजनीति का मुख्य मुद्दा बना दिया। ध्यान रखिएगा, पंजाब में धर्म को राजनीति का मुख्य मुद्दा बना दिया और लेफ्ट पार्टियां इसकी काट खोज नहीं पाई। लेकिन अब इस आंदोलन में लेफ्ट पार्टियों को अपने लिए एक संजीवनी बूटी मिल गई है और वोटों की फसल बोने के लिए ये पार्टियां किसान के आंदोलन की खुलकर सवारी कर रही हैं और इन्हें बड़ा मजा आ रहा है। हमारे कुछ रिपोर्टर्स पंजाब के गांव-गांव में घूमकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन पर राजनीतिक पार्टियों का कितना प्रभाव है। यानी यह आंदोलन किसानों का है, असली किसानों का है, या उन लोगों का है जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस दौरान हमें पंजाब के एक गांव से इस आंदोलन में शामिल हुए 18 युवकों के बारे में पता चला। जब हमने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि इन 18 में से कोई युवा लेफ्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता था, तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। यानी ये सब राजनीतिक वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स थे। फिर हमें यह भी जानकारी मिली कि इन युवकों को कल अपने गांव वापस लौटना था, लेकिन इन्हें आंदोलन में ही रुकने की सलाह दी गई और कहा गया कि अभी गांव से 30 लोग और एक बस में बैठकर आंदोलन वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। पंजाब में एक वर्ग ऐसा भी है जो पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ था, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ खास कर नहीं पाई और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित यह वर्ग अब किसानों के आंदोलन में अपनी जमीन तलाश रहा है और आंदोलन के लिए सुनियोजित रणनीति तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर वामपंथी अब इस आंदोलन के जरिए खुद को पंजाब में पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में चीन का भी साथ दे रहे हैं। और इन सब के बाद उनका जो सबसे बड़ा ध्येय है वो है नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर कमजोर करना। इसके लिए वो चीन की मदद लेने के लिए तैयार हैं, इसके लिए वो पाकिस्तान की मदद लेने के लिए तैयार हैं। उनका लक्ष्य एक है कि किसी भी तरह मोदी को कमजोर करो और मोदी कोई भी नया कानून लेकर आए, चाहे वो नागरिकता कानून हो, चाहे वो किसानों का कानून हो, हर नए कानून पर लोगों को पहले डराओ। पहले बोला कि नागरिकता चली जाएगी और फिर अब कहा कि जमीन चली जाएगी। पहले एक धर्म को अपने निशाने पर लिया, उसे अलग कर दिया। अब दूसरे धर्म को अपने निशाने पर लिया, उसे भी अलग कर दिया। इसीलिए इस गैंग को हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। अभी जिस प्रकार से ये प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का भी हाथ इसके बीच में अब आना शुरू हो गया है। ज्यादा करके विदेशी ताकतों का हाथ जो आ रहा है वो पैसों के सपोर्ट से हो रहा है और यहाँ पर मुझे लगता है चीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही कुछ ग्रुप्स हैं जो कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है जो कि इस प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ बहुत क्लोजली अलाइड है तो ये भी साफ जाहिर होता है कि जिहादी ताकतें भी चीन के साथ मिलके यहाँ पर ऐसे इन आंदोलनों पे जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है यहाँ पर भी बीच में ये आ चुकी है।
तो आज इस टुकड़े टुकड़े गैंग को बुरा तो बहुत लगेगा। बहुत सारे लोग जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं उन्हें भी हमारी ये कड़वी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और हम आपको उसी आधार पर सब कुछ बता रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और अगर आप उस आंदोलन में जाकर देखेंगे तो आपको ये बात खुद भी समझ में आ जाएगी। आप वहां से गुजरने वाले आम लोगों से अगर आप बात करके देखेंगे, जो आम लोग हैं वो ट्रेंड पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता करना उनका पेशा भी नहीं है, विश्लेषण करना उनका पेशा नहीं है। अगर आप आम लोगों से भी वहां पर मिलेंगे जो हर रोज वहां से गुजर कर जाते हैं, वो भी आपको ये बता देंगे कि इस आंदोलन में कुछ ना कुछ मिलावट तो है, यह आंदोलन असली नहीं लग रहा, इस आंदोलन में कुछ तो ऐसा है जो इसे सुनियोजित बना रहा है। और वो योजना इतनी बड़ी है, इस तरह की योजना है जैसे बड़ी बड़ी सेनाओं की योजना होती है। जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी सेना को आपने लद्दाख में 6 महीने के लिए ग्राउंड पर उतार दिया हो और आपकी पूरी की पूरी जो तैयारी है वो भी इसी हिसाब से है कि अब आपकी सेना 6 महीने 8 महीने वहीं जमीन पर रहेगी और उसके लिए आपने पूरा इंतजाम करके रखा है। हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही बताएं। ये कोई लोकप्रिय होने का कंपटीशन नहीं चल रहा है और अगर लोकप्रियता ऐसे ही हासिल करनी है तो हमें ये लोकप्रियता चाहिए भी नहीं। इसलिए ये तमाम रिस्क लेने के बावजूद हम जानते हैं अब कल से इस आंदोलन में जी न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां जा नहीं पाएंगे, हमारी गाड़ी वहां से गुजर नहीं पाएगी। हम ये भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में अब सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा बैकलैश होगा। सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जो देखा आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए सच आपको बता दिया, देश को बता दिया। ये सारे वामपंथी जानते हैं कि हम सच कह रहे हैं। अंदर ही अंदर इन्हें पता है कि अब ये धीरे 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 ये अदृश्य शक्ति दिखने लगी है, एक्सपोज होने लगी है। अब बाकी आपके ऊपर है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि ये सब कुछ अचानक से क्यों हो रहा है और कौन ऐसी ताकत है जो ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन किसी भी कीमत पर समाप्त हो। इसके बारे में हम लगातार आपको नई नई जानकारियां देंगे। हमारे रिपोर्टर्स सिर्फ आंदोलन वाली जगह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, ये रिपोर्टिंग तो आपको बाकी सब न्यूज़ चैनल्स पर मिल ही जाएगी। वो सबसे आसान काम है, वहां पर चले जाइए, जहां आंदोलन लोग कर रहे हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाते हुए तस्वीरें खिंचवा लीजिए, उनके पक्ष की बात कीजिए। वो आपके लिए ताली बजाएंगे और वो कहेंगे कि सच्चे पत्रकार तो आप ही हैं और सच्चा न्यूज़ चैनल भी यही है। और वो कहेंगे कि देखिए ये न्यूज़ चैनल है, ये पत्रकार है, ये हमारा हीरो है। ये काम करना तो सबसे आसान है, लेकिन हम इस आसान रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर इस समय पंजाब के गांव में हैं, जहां ये लोग सोच भी नहीं सकते कि हम चले जाएंगे। हम पंजाब के गांव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप देखिएगा पंजाब के गांव से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपके सामने लेकर आएंगे अगले कुछ दिनों में, सबकी आंखें खुल जाएंगी। अब हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, क्योंकि अब कोरोना वायरस के नए अवतार भारत में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल की एंट्री से पहले कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन भारत में पहुंच चुका है। ब्रिटेन से लौटने वाले 6 लोग इस म्यूटेंट यानी बदले हुए कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और इनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। यानी नए साल से पहले नए कोरोना वायरस की एंट्री भारत में हो चुकी है। इसलिए आज हम आपको सावधान करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि साल भी नया हो और वायरस भी नया हो। अब हम 1 साल में इस वायरस से परेशान हो चुके हैं, नए साल में हमें कोई नया वायरस नहीं चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये नया स्ट्रेन भारत में कैसे पहुंचा। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच कुल 33,000 लोग ब्रिटेन से भारत आए और ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों में अब पहुंच चुके हैं। इन 33,000 लोगों में से 114 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इनमें से 6 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। इनमें इन 6 लोगों में से 3 लोगों के सैंपल की जांच बेंगलुरु में हुई, 2 की हैदराबाद में और 1 की पुणे में हुई। आशंका है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सरकार पहले से सतर्क थी तो फिर यह स्ट्रेन भारत कैसे आया। भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। विदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की गई, इसी जांच में नए स्ट्रेन की पहचान हुई।
अब इसे रोकने के लिए भारत ने ब्रिटेन समेत कई देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है और यह रोक 31 दिसंबर तक लागू है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये खास इसलिए भी है कि इस मौसम की वजह से और न्यू ईयर आने की वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यूके के वेरिएंट ने जो वरी पैदा करी है अगले कुछ दिनों के लिए और भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने जो अभी इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं अनलॉक की, आगे के लिए सब कुछ चीज़ों को दोहराया गया है और याद दिलाया गया है सारे प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरीज को, और उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर पैंडेमिक को रोकने के लिए और इस खास सिचुएशन में न्यू ईयर ईव की वजह से, फेस्टिविटीज़ की वजह से अगर वो ज़रूरत समझें तो रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेने को ले सकते हैं। तो ये खबर दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि नया स्ट्रेन अब भारत में भी फैल रहा है और ये पुराने वायरस के मुकाबले 70% ज्यादा असरदार है, ज्यादा तेज है और आपके सिस्टम को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपके शरीर को। आपको इससे और भी ज्यादा सतर्क रहना है। यह मत समझिए कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस अब लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि अब यह नया स्ट्रेन आ गया है और ये एक और नई चुनौती लेकर आया है, और अगर ये आप तक पहुंच गया तो आपके लिए मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने तिब्बत की धार्मिक आजादी को समर्थन देते हुए एक नया कानून बना दिया है और इसे आप चीन के खिलाफ अमेरिका की विदेश नीति की एक नई शुरुआत कह सकते हैं। और ये काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कर दिया है। सबसे पहले आपको तिब्बत के लिए अमेरिका के इस नए कानून की 4 बड़ी बातें बताते हैं। इस नए कानून का नाम है टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ तिब्बत के लोगों को ही अपना अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार है और इस प्रक्रिया में चीन किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात है, तिब्बत के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकता है। इसके बाद भी अगर चीन की सरकार ने अगला दलाई लामा चुनने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका तिब्बत की राजधानी लासा में एक कॉन्सुलेट खोलना चाहता है। इस दूतावास की मदद से अमेरिका तिब्बत में खुद को कूटनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता है, इसलिए उसने कहा है कि वो अपना दूतावास तिब्बत में शुरू करेगा। और इस कानून के मुताबिक जब तक अमेरिका को यह दूतावास तिब्बत में शुरू करने की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक वो चीन को भी अमेरिका में नए दूतावास खोलने की अनुमति नहीं देगा। यह कानून बनाकर अमेरिका ने चीन की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है। चीन हमेशा वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और इस नीति के तहत चीन ताइवान, हांगकांग और मकाओ को अपना हिस्सा मानता है। अब तक भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश भी वन चाइना पॉलिसी से सहमत रहे हैं, लेकिन अब समय बदलने लगा है और दुनिया चीन के इस दावे पर सवाल उठाने लगी है। अमेरिका पहले ही वन चाइना पॉलिसी को छोड़ चुका है। अब तिब्बत पर अमेरिका में बने नए कानून से चीन पर दबाव और बढ़ गया है। अगले 1 महीने में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सरकारें भले ही बदल जाएं, लेकिन विदेश नीति समान ही रहती है। यानी अगली सरकार बनने के बाद भी चीन की तिब्बत वाली मुश्किलें समाप्त नहीं होंगी। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बत के लोग उन्हें अपना शिक्षक मानते हैं जो उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। माना जाता है दलाई लामा एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म का फैसला किया। तिब्बत में दलाई लामा का इतिहास करीब 600 वर्ष पुराना है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि दलाई लामा अपने पुनर्जन्म को भी खुद तय कर सकते हैं और उनके पास उस शरीर को चुनने की क्षमता है जिसमें वो पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। इससे पहले वर्ष 1933 में 13वें दलाई लामा का निधन हुआ था और उस समय 14वें दलाई लामा की खोज में 4 वर्षों का समय लगा था। 14वें दलाई लामा इस समय 85 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब उनके समर्थक अगले दलाई लामा की खोज कर रहे हैं। हालांकि चीन दलाई लामा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो कठपुतली की तरह उसके सभी आदेशों का पालन करे। दलाई लामा ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने उत्तराधिकारी की बात नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले दलाई लामा का जन्म किसी आजाद देश में होगा। उन्होंने 2 बातें कही हैं, अगला दलाई लामा आजाद देश में पैदा होगा और अगला दलाई लामा किसी भी रूप में पैदा हो सकता है, लड़का भी हो सकता है,
लड़की भी हो सकता है। पारंपरिक तौर पर दलाई लामा खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और अपने निधन से पहले वो अपने अनुयायियों को बता देते हैं कि अगले दलाई लामा कहां और किस स्थान पर मिलेंगे। लेकिन चीन चाहता है कि वो इस परंपरा को न मानते हुए खुद नए दलाई लामा की घोषणा करे। कहने के लिए चीन के ये दलाई लामा तिब्बत के होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा 100% चाइनीज होगी, यानी चीन एक चाइनीज दलाई लामा को लाना चाहता है। हालांकि तिब्बत में अगर किसी व्यक्ति के पास 14वें दलाई लामा की तस्वीर भी मिल जाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पंचेन लामा होते हैं। उनका पद भी दलाई लामा की तरह पुनर्जन्म पर ही आधारित है। वर्ष 1995 में तिब्बत में 6 साल के एक बच्चे को पंचेन लामा का अगला अवतार माना गया था। हालांकि पंचेन लामा और उसके पूरे परिवार को उसके बाद से आज तक देखा नहीं गया, यानी वो गायब हो गए। तिब्बत के लोगों का दावा है कि उनके गायब होने के पीछे चीन का ही हाथ है। अब चीन अगले पंचेन लामा के साथ दलाई लामा के उत्तराधिकारी का भी चुनाव खुद करना चाहता है। हालांकि अमेरिका के नए कानून से चीन की परेशानी बढ़ गई है। अब अमेरिका के समर्थन के बाद दलाई लामा एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। हालांकि वो पहले भी हैं, लेकिन अब इसमें और वृद्धि होगी। अब वो देश भी दलाई लामा का समर्थन करेंगे जिन्होंने चीन के डर से अब तक तिब्बत को अपना समर्थन नहीं दिया था। वर्ष 1950 में चीन ने भोले भाले तिब्बतियों को पहले विकास का लालच दिया, फिर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन तिब्बत को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तिब्बत की जनसंख्या सिर्फ 65 लाख है। ये लोग इतने वर्षों तक चीन के गुलाम रहने के बाद भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1950 में चीन की सेना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो चीन के सैनिकों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए और उनके निशाने पर तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा भी आ गए थे और चीन उस समय दलाई लामा की हत्या कराना चाहता था और इसी वजह से 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। भारत में उन्होंने शरण ले ली। दलाई लामा असम में तेजपुर के रास्ते भारत आए थे और तब भारत में उनका शानदार स्वागत हुआ था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दलाई लामा के साथ उनकी मां और उनकी बहन भी थी और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी यहां पर आए थे और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं ये। दलाई लामा के भारत आने के बाद तिब्बत के करीब 80,000 नागरिक भी भारत आ गए। 80,000 लोग भारत आ गए, सोचिए। और कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन हुआ। पिछले 61 वर्षों से भारत दलाई लामा के घर जैसा है। दलाई लामा और उनके समर्थक आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रहते हैं और अब धर्मशाला को लिटिल लासा भी कहा जाता है। दलाई लामा पिछले 6 दशकों से अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ उनके लाखों अनुयायी भी हैं। ये संघर्ष तिब्बत के लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी रहा है, लेकिन इसके बावजूद दलाई लामा के अनुयायियों ने हमेशा खुश रहने का फॉर्मूला सीख लिया है। उदाहरण के लिए दलाई लामा के एक अनुयायी मैथ्यू रिकॉर्ड को दुनिया का सबसे खुश इंसान माना जाता है। तिब्बत के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए चीन ने कई कैंप्स बनाए। इनमें तिब्बत के हजारों लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जाता है। चीन का सरकारी मीडिया तिब्बत की जनता को ट्रेनिंग देने का दावा करता है। हालांकि इन लोगों को कम वेतन देकर इन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे काम लिया जाता है। 2020 से पहले 7 महीनों में ही तिब्बत के 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। अब तक 50,000 लोगों को तिब्बत के ही दूसरे इलाकों में नौकरी दी गई है और हजारों लोगों को चीन के अलग अलग शहरों में भेज दिया गया है। पिछले 6 वर्षों से तिब्बत के मूल निवासियों और चीन के हान संप्रदाय के लोगों के बीच शादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी शादियों के लिए चीन की सरकार लोगों को पैसे का लालच देती है और इनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और नौकरी दी जाती है। कुल मिलाकर चीन की कोशिश है कि तिब्बत के लोग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को आंखें बंद करके अब स्वीकार कर लें, ताकि भविष्य में तिब्बत के लोग चीन के शासन को चुनौती देने के बारे में सोचना भी बंद कर दें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस समय कई नेताओं ने उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से करीब 12 साल पहले चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था।
लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने के बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार कर लिया और यह बहुत बड़ी गलती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन और भारत की सीमा में बदल गई और भारत के करीब 5 राज्य चीन के सीधे निशाने पर आ गए। ये राज्य आपके नक्शे पर हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हालांकि अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं चीन या तिब्बत से मिलती हैं। अगर तिब्बत पर चीन ने कब्जा नहीं किया होता तो आज हमारी सीमा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही चीन से सीधा मिलता। वर्ष 1950 का दशक खत्म होते होते चीन भारत की सीमा के बहुत करीब आ गया। चीन ने तिब्बत और शिंगजियांग प्रांत को जोड़ने वाली एक सड़क बना ली जो अक्साई चीन यानी भारतीय सीमा से होकर गुजरती थी। लेकिन नेहरू लगातार यह साबित करते रहे कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर भारत को कोई चिंता करने की जरूरत हो। फिर 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। चीन ने जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया था उसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। तब इन सवालों के जवाब में नेहरू ने कहा कि इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता। उस समय कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी संसद में मौजूद थे और वो बातें सुनकर अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा अपनी टोपी उतारते हुए कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं है तो क्या ये मान लें कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं है। तो ये तिब्बत की पूरी कहानी है जो आज हर भारतीय को पता होनी चाहिए। अगर उस समय हमने तिब्बत पर यह ऐतिहासिक गलती ना की होती तो आज हम तिब्बत की आज़ादी को लेकर खुलकर चीन के सामने खड़े हो सकते थे और तिब्बत का आज़ाद होना आज हर तरह से भारत के पक्ष में है। लेकिन वर्षों पहले ही हमने तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए आज भारत के हाथ बंधे हुए हैं। अब आखिर में चलते चलते जल्दी से आपको हाथरस केस का सच बता देते हैं। आपको इसी वर्ष सितंबर महीने की घटना याद होगी। हाथरस में कुछ टीवी चैनल और पत्रकारों ने बहुत ही क्रांतिकारी कवरेज का दावा किया था और अब सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद एक चार्जशीट दायर की है और उस चार्जशीट में ही हाथरस की पूरी कहानी लिखी हुई है। उस समय अलग अलग लोगों ने आपको अलग अलग बातें बताई, लेकिन आज पूरी कहानी सामने आ गई है। सीबीआई ने जांच के बाद क्या कहानी बताई, अब आप सुनिए। पहली बात यह कि पीड़ित लड़की ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बताया कि उसके साथ संदीप, रामू, रवि और लवकुश ने बलात्कार किया था। आरोपी संदीप ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। यानी सीबीआई ने जो डाइंग डिक्लेरेशन है लड़की की, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस मान नहीं रही थी, सीबीआई ने उस डाइंग डिक्लेरेशन को माना है और उसी के आधार पर उन्होंने पूरे केस को खड़ा किया है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ना तो सही समय पर सबूत इकट्ठा किए और ना ही सही तरीके से इसकी जांच की है। यह सीबीआई ने खुद अपनी चार्जशीट में लिखा है। इसमें देखिए क्या लिखा है। द अबाउ नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द केस बाय पुलिस एज वेल एज कंसर्न्ड अथॉरिटीज क्लियरली लेड टू डिले इन एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम in light of sexual examination as well as subsequent forensic examination। और उनका यह कहना है सीबीआई का कि जो पुलिस और जो लोकल प्रशासन है उसकी भूमिका इसमें सही नहीं रही और उन्होंने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। तो बड़ी बात इसमें यह है कि सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस अलग अलग बातें कर रही हैं और सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इसमें आलोचना की है, आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। तीसरी बात, केस में मुख्य आरोपी संदीप की भूमिका पर है। पीड़ित लड़की और संदीप के बीच में एक रिश्ता था, लव अफेयर था। 17 अक्टूबर 2019 से 3 मार्च 2020 के बीच 5 महीनों में दोनों के बीच 105 बार मोबाइल फोन पर बात हुई है। आपको याद होगा, यह बात जी न्यूज आपको पहले दिन से बता रहा है कि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता था। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे और लगातार वो फोन पर एक दूसरे से बात करते थे। इन 105 कॉल्स में से 66 कॉल्स पीड़ित के फोन नंबर से और 39 कॉल्स आरोपी की तरफ से किए गए। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच के संबंध बिगड़ गए, यहां तक कि लड़की और संदीप के परिवारों में आपस में इसे लेकर लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी दोनों परिवारों के बीच में इसमें हुआ है और ऐसा भी उन्होंने इसमें लिखा है।
संदीप के रोल के बारे में चार्जशीट में लिखा है, व्हेन फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम came to know about the mobile calls exchanged between victim and accused Sandeep, they had a worldly quarrel with the family of accused Sandeep in front of Sandeep's house. मतलब जब परिवारों को पता चला तो उनका आपस में झगड़ा हुआ और इसमें लिखा है, this established that the relationship oblique affair between victim and accused Sandeep was in good form till March 2020. यानी मार्च 2020 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद इसमें लिखा है कि बाद में इन दोनों के बीच में इनके रिश्ते बिगड़ गए, संबंध खराब हो गए और उसके बाद से संदीप जो है वो लगातार विक्टिम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अलग अलग नंबरों से उसे फ़ोन करता था और कई बार अपने दोस्तों से भी फ़ोन करवाता था। चौथी बड़ी बात यह सामने आई कि संदीप के अलावा बाकी तीनों आरोपी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो जो बाकी के आरोपी हैं जिससे ये पता चलता है कि ये गैंग रेप है, उनके बारे में लिखा है, पहले उनके नाम लिखे हुए हैं और सीबीआई का कहना है कि लड़की ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें लड़की ने सबके नाम लिए हैं इनके। और फिर आगे सीबीआई अपनी चार्जशीट में लिख रही है, रामू, रवि एंड लवकुश वर आस्क्ड अबाउट देयर वेयरअबाउट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसिडेंट। और इसमें से ये जो चारों आरोपी हैं ये लोग ठीक से ये बता नहीं पाए कि घटना के वक्त ये लोग कहां थे, अगर वहां नहीं थे तो कहां थे, ये बात बता नहीं पाए। आपको याद होगा कुछ ऐसे ही सवाल सीबीआई ने एक नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड की चार्जशीट पर भी उठाए थे। आपको याद होगा नोएडा में जो आरुषि मर्डर केस हुआ था उसमें भी यही हुआ। पहले लोकल पुलिस ने जांच की, वो अपने नतीजे पर पहुंची, उसके बाद बहुत हल्ला हुआ जैसे इसमें भी हुआ और फिर जांच सीबीआई को दी गई। और जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें उन्होंने लोकल पुलिस को दोषी माना था और कहा था कि ठीक से जांच नहीं की गई, सबूतों को मिटा दिया गया है। आज भी लोगों के मन में अब यही सवाल इसके बाद आएगा कि क्या इस केस का भी हाल वही होगा जो आरुषि के केस में हाल हुआ था। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि अब चार्जशीट दायर हो गई है और चार्जशीट में पूरी कहानी बयां की गई है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था क्योंकि उस वक्त पूरे देश में सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.